हेलो गाइस, मैं चेतन मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ। एक वेक्टर कौन से केस में चेंज नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। अगर हमने उसे किसी भी रैंडम एंगल से घुमा दिया, क्या वेक्टर चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर की वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो यहां पर नहीं हो सकता। इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्ररी स्केलर। हमें पता है किसी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो पॉजिटिव स्केलर है, व्हाट हैपेंस, तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती है या घटती है डिपेंडिंग अपॉन स्केलर की वैल्यू 1 से ज्यादा है या कम है। या अगर किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है वैल्यू के साथ। तो यहां पर एक वेक्टर को चेंज करने के लिए हमें या तो मैग्नीट्यूड को चेंज करना है या फिर डायरेक्शन को चेंज करना है। तो वेक्टर क्या इस केस में चेंज नहीं होगा? चेंज हो सकता है, बिल्कुल। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर है, मान लो मैं एक वेक्टर लेता हूं आई कैप, क्या मैंने इसे दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वेक्टर चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आई जे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग है। इससे जब हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सॉरी आई को जे से क्रॉस करेंगे, इट बिकम्स के, इसका डायरेक्शन कुछ और ही होगा। तो क्रॉस करने से भी डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है। तो ये भी तो नहीं लग रहा है। इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्री स्केलर, यहां भी चेंज हो सकता है, यहां भी चेंज होता है। लेकिन लास्ट केस जो है, किसी वेक्टर को हम अगर इसके पैरेलल शिफ्ट कर दें तो पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता। ये सबने पढ़ा है कि वेक्टर को पैरेलली हम उस वेक्टर में बिना चेंज लाए शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखनी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बढ़िया, ओके। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने जो थोड़ा बहुत लिखा वो लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, which of the sets given below may represent the magnitude of three vectors adding to zero? थ्री वेक्टर्स एडिंग टू जीरो मतलब क्या होने चाहिए? हम तीनों वेक्टर्स को ट्रायंगल के फॉर्म में या तो अरेंज कर पाए, मुझे पता है ऐसे मैंने अरेंज किया तभी तीनों वेक्टर का सम जीरो होगा, या फिर कम से कम ऐसे भी अरेंज कर दो, एटलीस्ट ऐसे भी, मतलब पहले वाले का टेल और फाइनल वाले का हेड एक ही लोकेशन पे होना चाहिए। इसको साइक्लिक ऑर्डर में हम अरेंज कर पाए, ये चीज हमें देखनी है। तो कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जिससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं? ट्रायंगल बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है? सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहां पर वही हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहां देखो ना, इन दोनों को मैंने सम किया, तो क्या ये तीसरी साइड से बड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, ना ही स्ट्रेट लाइन बनाना भी पॉसिबल है। एक को मैं 8 को अगर ऐसे रख दूं तो 4 और 2 क्या लास्ट तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। मेथड देख रहे हो कैसे कर रहे हैं? फिर 8 4 और 16, फिर 8 4 12 हो गया, इट इज नॉट मोर देन 16, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 2 1, 1 2 1 बिल्कुल ये हो सकता है। कौन से ऑर्डर में? अगर मैं 2 को कुछ ऐसे कर दूं, ठीक है, 1 ऐसे लगा दूं और अगला 1 को ऐसे लगा दूं, तो पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड एक ही लोकेशन पे आ गया। सो पेन चेंज करना पड़ रहा है, चलो मैं ऐसा कलर लेता हूं जो दोनों पे चल जाए, ये चलेगा शायद। तो ये जो है 1 2 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। 0.5 1 और 2 में वही प्रॉब्लम है, 1 प्लस 0.5 इज लेस देन 2, तो ट्रायंगल फॉर्मेशन का कोई यहाँ पे सीन नहीं होगा। आर यू क्लियर विद दिस? नंबर 3, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। तो कौन से केस में एंगल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? मान लो एक ये ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मैंने यहां पे बनाया बी। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम लॉ से, ट्रायंगल्स लॉ से भी निकाल सकते हो, चलेगा ऐसे। ठीक है, तो देखोगे जो वेक्टर ज्यादा बड़ा होता है ना, मान लो मैंने ए को और बड़ा कर दिया, तो व्हाट विल हैपन?
जैसे मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मान लो ए ऐसा नहीं ऐसा होता, अब रिजल्टेंट कहां बनता, ऐसा। तो देख रहे हो जैसे जैसे ए की वैल्यू बड़ी होती जा रही है, ए के साथ जो रिजल्टेंट का एंगल है वो एंगल छोटा हो रहा है। तो हम लोग यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, हम लोग कंक्लूड ये करेंगे कि जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसके तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। तो यहाँ पे कौन वेक्टर बड़ा है, जैसे ये वाला, हाँ ये वाला केस लेता हूं, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बी। अगर बी बड़ा हो तो बी के साथ जो वेक्टर का एंगल है वो बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि देखो इतने से हम कुछ नहीं कह सकते, दिस मेक्स नो सेंस। बी पे आएंगे तो अल्फा लेस देन बीटा अगर ए लेस देन बी तो जो बड़ा होगा क्या उसके साथ वाला एंगल भी बड़ा होगा, नहीं, गलत है। अल्फा लेस देन बीटा इफ ए ग्रेटर देन बी, ए बी से अगर बड़ा हो तो बिल्कुल ये सही बोल रहा है जो हमने डिस्कस किया। ये अल्फा होगा एंगल, ये वाली एंगल अल्फा होगी, और जो बाकी एंगल है वो बीटा होगी। तो यहाँ पर अल्फा छोटा दिख रहा है अगर ए बड़ा हो तो, और अल्फा लेस देन बीटा ए बराबर भी हो तो एंगल बाइसेक्टर पे होता है, ये हमें पता है। तो ये भी आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, नन ऑफ दीज। तो कंपोनेंट को हम देखते कैसे, ये अगर कोई वेक्टर है ए तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मान लो मैं इस लाइन पे कंपोनेंट ले रहा हूं, ये वाली एंगल थीटा है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये जो कंपोनेंट है इसका लेंथ हो जाएगा a cos थीटा, ये सबको पता है। तो ये जो a cos थीटा है मैं कह सकता हूं cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, दोनों साइड्स हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट डू वी गेट, a cos थीटा लेस देन इक्वल टू a। मतलब ये जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट a से छोटा भी हो सकता है और a के बराबर भी हो सकता है। a के बराबर कब होगा, अगर ये एंगल यहां पर जीरो हो जाए, थीटा इज जीरो, cos थीटा इज 1, तो उस केस में क्या होगा, थीटा जीरो है cos थीटा 1 है, तो उस केस में कंपोनेंट और वेक्टर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऑलवेज लेस देन बोलना गलत है, यस मैक्सिमम केसेस में कम होता है, दैट इज फाइन, बट हमेशा कम होगा ये बोलना यहां पर गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड cos थीटा 1 से बड़ा तो होगा नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा बराबर होगा, वो भी जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है। नन ऑफ दीज, तो विल गो विथ ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़िया, नंबर 4 के लिए था। नंबर 5 के लिए देखते हैं, अब वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो मतलब जैसे मैं डायरेक्शंस बनाता हूं, तो एक वेक्टर जो है वर्टिकली अप, तो देखो दो डायरेक्शंस होते हैं, एक तो क्रॉस करके दिखाते हैं हम, एक दिखाते हैं ऐसे डॉट, इसका मतलब हुआ इनटू द प्लेन। जो क्लास 12th में जाओगे देन यू विल लर्न अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे ये सारी चीजें काफी यूज होती हैं। और ये जो डॉट है ना, इसका ये डायरेक्शन हुआ क्योंकि अंदर और बाहर का डायरेक्शन हम आराम से तो नहीं दिखा सकते, इसलिए यहां पर हमें इसको ऐसे लिखाना पड़ता है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर ए कैसे हुआ, वर्टिकली अपवर्ड मतलब डॉट में हुआ, वेक्टर बी कैसा हुआ, नॉर्थ की तरफ हुआ, मतलब ऐसा कुछ होगा। अगर मैं एक्सिस के हिसाब से चेक करूं तो डॉट होगा टुवर्ड्स जेड एक्सिस, मतलब उसको मैं के कैप टाइप का कुछ लिख सकता हूं, बी हुआ टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली समथिंग इनटू आई कैप हो सकता है, बट मैं सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ आई कैप और के कैप मान रहा हूं। ठीक है, अगर मुझसे ए क्रॉस बी पूछा जाए तो ए क्रॉस बी करके चेक करो राइट हैंड रूल से, फिंगर शुड बी टुवर्ड्स जेड एक्सिस। ठीक है, और वो जेड एक्सिस से अगर हम मोड़ेंगे एक्स एक्सिस की तरफ तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे भी याद रखो, आई जे के, तो आई को हमने जे से क्रॉस किया तो के मिलेगा, जे को हमने के से क्रॉस किया तो आई मिलेगा, आई को हमने के से क्रॉस किया उल्टा जा रहे हैं तो हमें जे मिलेगा। तो ये साइकिल में चलता है। तो यहां में क्या करना है, के से आई को, तो हमने के से आई को क्रॉस किया तो क्या मिलना चाहिए, जे मिलना चाहिए ना। तो यहां पे डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अब ये डायरेक्शन
अच्छा ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ की है, अच्छा वैसे नॉर्थ बनाना चाहिए था ऊपर, मैंने मान लो इधर बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तुम सोच सकते हैं। इफ यू आर इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट, और ये डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट। घुमा लो ना थोड़ा ऐसे 90 डिग्री घुमा लो, दिख जाएगा ये। तो ये अपना जो रिजल्टेंट है वो दैट इज टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो वो किसके तरफ हो गया, दैट इज टुवर्ड्स ये सॉरी वेस्ट ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछा गया सिग्निफिकेंट फिगर्स से। एरिया की वैल्यू हम सबको पता है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर होता है, मतलब 2.12 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू मतलब जब बिना कुछ सोचे समझे हम कैलकुलेट करें, तो ये जो ऑप्शन डी है ना तुम्हारा, मतलब जितना ज्यादा तुम डिजिट्स चाहो डेसिमल के बाद, उतने सारे डिजिट यहाँ पे, मतलब तुमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला ही नहीं है। ये तो सारे ऑप्शंस जो है उसमें 14.1 उसी तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कैलकुलेशन तो नहीं करनी है हमें, तो हमें पता है कि इतना ही आना है। अब इसमें से कौन सा पिक करें, तो रूल ये कहता है कि किसी भी मतलब कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि इस वाले केस में कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, वो कैसे पता चलेगा। इस केस में सिंपली ये होता है, अगर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के पहले डिजिट्स हैं, ये डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी श्योर सबने रूल्स पढ़े, एक बार जाके इनके रूल्स को देखना, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें रूल्स याद होने चाहिए। तो 2.12 में हमें पता है यहाँ पे कोई जीरो वीरो नहीं है, 2 है, डॉट, डेसिमल के बाद जितने भी सारे डिजिट हो वो ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे दिख रहे हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मुझे दिखे तो फाइनल आंसर में भी क्या होने चाहिए, मतलब ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, वी आर मल्टीप्लाइंग पाई इंटू 2.12 इंटू 2.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई में तो पाई की वैल्यू हमें पता है, तो इसमें कोई इनसिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इरेशनल हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी 3। तो मल्टीप्लीकेशन में रूल ये है कि अगर हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक में मान लो 2 हैं, तो फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने दोनों में कम जिसके पास है। तो एक में 4 है, एक में 2 है, तो किसकी चलेगी, हमेशा माइनॉरिटी की, मतलब 2 फाइनल आंसर में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां तो दोनों में 3-3 है, तो फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, दोनों में मतलब फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो वो कैसे देखेंगे, 2.12, सो पाई इंटू 2.12 इंटू 2.12, वो वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब इतनी आ रही है, बट हमें अगर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो हमें बाकी नहीं चाहिए। वी वॉन्ट इज 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार चाहो तो ये इसके जो रूल्स हैं उसको बुक में जाकर देख लेना, राइट। ओके, सो हम आते हैं ऑब्जेक्टिव 2 पे, दैट इज मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। तो फर्स्ट में आया अगर, तो सिचुएशन में भी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस को चेंज करने से, मान लो ये है अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, और ये है वेक्टर ए, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ ही मान लो एंगल थीटा बना रहा है, तो अगर हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस को घुमा दिया मतलब हमने थीटा को चेंज कर दिया, तो यहां पर मतलब क्या क्या चीजें चेंज होंगी, वैल्यू ऑफ अ स्केलर, स्केलर की वैल्यू तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस को घुमाने से तो एंगल वैंगल चेंज होंगे ना, तो उससे स्केलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर ऑप्शन ए क्या होगा, नहीं होगा। एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी, डज नॉट, डू नॉट डिपेंड, ओ मैंने पढ़ा नहीं, डू नॉट डिपेंड, जो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो स्केलर की वैल्यू डायरेक्शन वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, हाँ ये तो डिपेंड करेगा, कैसे, ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे, इस कंपोनेंट की वैल्यू होगी a cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा इसकी वैल्यू होगी a sin थीटा। अगर हम थीटा को चेंज करें तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे कंपोनेंट्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, कंपोनेंट्स चेंज करेंगे तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विल चेंज, तो ये सॉरी मैंने इसको क्रॉस कर दिया ना,
ये यहां पर टिक होगा। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ये नहीं होगा। अब वेक्टर, एक क्या वेक्टर में विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट चेंज, क्या वेक्टर चेंज करेगा? नहीं। हमने एक्सेस को चाहे जैसे भी ले ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर को मतलब है उसके मैग्नीट्यूड से और उसके डायरेक्शन से, राइट? तो वेक्टर वही रहेगा। हम एक्सेस चेंज करेंगे, उससे वेक्टर चेंज नहीं करेगा। अब मैं कह सकता हूं कि मान लो कोई कार जा रही है विथ 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। मैंने बोल दिया कि भाई अब नॉर्थ इधर नहीं उधर है, तो क्या कार की वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी ताकि वो तुम्हारे नए नॉर्थ की तरफ मूव करे? नहीं। कार जिधर मूव कर रही है वो उधर ही मूव करेगी। डायरेक्शंस तो हम पे डिपेंड करता है, हम जिधर जो चाहें वो कह सकते हैं। तो यहां पर ये भी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या है? जो भी, एक मिनट, जो भी वेक्टर है उसके टेल से लेके हेड तक का डिस्टेंस। अब तुम एक्सेस ऐसे लो, इट डजंट मैटर, ये लेंथ उतना ही रहेगा। सो यहां पर ऑप्शन डी भी होना चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर, सेकेंड नंबर है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी मतलब हम कुछ ट्रायंगल स्लॉट टाइप का यहां पे लगा सकते हैं। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी यहां पर है, तो मैं ट्रायंगल स्लॉट लगा सकता हूं। तो ये दो वेक्टर ए और बी ऐसे, और वेक्टर सी ऐसे होगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है। तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखते हैं हम? मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डोंट वी? ठीक है। तो अगर मान लो यहां पे पूछा गया कि क्या सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, क्या सी हमेशा ए से बड़ा होगा? जरूरी नहीं है। मान लो ए हमने ऐसे बना दिया, बी हमने ऐसे बना दिया, मैथ से भी चेक कर सकते हैं बट हम लॉजिकली चेक करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज बी, हो सकता है सी इतना ही छोटा हो, क्वाइट पॉसिबल। तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, क्या ये बोलना सही है? आई डोंट थिंक। इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी, मतलब सी की वैल्यू ए से भी, मतलब बी से भी छोटी हो और ए से भी छोटी हो। तो हमें यहां पर दिख रहा है ना, जो केस हमने यहां पर लिया है, यहां पर सी क्या लग रहा है? दोनों से छोटा ना। अगर मैंने इसको इधर बहुत कर दिया फिर वापस लेके आ गया फिर थोड़ा सा सी बना दिया, तो पॉसिबल है, हो सकता है। इट्स पॉसिबल टू हैव सी, मतलब ये भी मुझे दिख रहा है सही। सी इज ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी के बराबर हमेशा सी होगा, नॉट रिक्वायर्ड। उस केस में कॉस थीटा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी ए प्लस बी की वैल्यू सी के बराबर होगी। तो ये भी कहना गलत है। सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। नेवर क्या बोलना सही रहेगा? अगर एंगल 0 हो जाए तो सी और ए प्लस बी दोनों इक्वल होंगे। तो ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ, मल्टीपल करेक्ट है फिर भी इसमें करेक्ट ऑप्शन सिर्फ मुझे एक लग रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, बी 120 एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी। तो सी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? 120 डिग्री है, मतलब नंबर 3 यहां लिख दें तो मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगी? देख लो एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया ना। तो इधर से मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर करना चाह रहा हूं प्लस ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या यहां से
हम देख सकते हैं कि a माइनस बी के स्क्वायर में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तब हमें c मिल रहा है। c की वैल्यू एक्चुअली यहां पर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होनी चाहिए। a माइनस बी के स्क्वायर में कुछ ऐड करोगे तभी c स्क्वायर मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं ना कि c की वैल्यू a माइनस बी से ज्यादा होगी। तो c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी। तो मुझे यहां पर बाकी ऑप्शंस को देखना ही नहीं है, मुझे यहां से दिख गया कि c इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, x component of the resultant of several vectors is the sum is equal to sum of the x coordinate of the vectors, may be smaller than the sum of the magnitude of the vectors, may be greater than the sum of magnitude of vectors, may be equal to sum of magnitude of the vectors। काफी सारी चीजें हमसे यहां पर पूछी गई हैं। ओके, तो अच्छा एक चीज मैं ध्यान देता हूं, एक मिनट, नंबर 4 चलो यहां लिखते हैं। मैं देख सकता हूं कि कोई भी वेक्टर हो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, दैट विल बी a cos थीटा, a cos थीटा 1। बी वेक्टर के लिए एक्स कंपोनेंट विल बी b cos थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या हो गया, जो भी वेक्टर है a, इसने जितना भी एंगल बनाया यहां पे, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स कंपोनेंट इज a cos थीटा 1। तो ऐसे में सारे वेक्टर्स के लिए लिख सकता हूं। अगर तुम सबको ऐड करोगे या ऐड ना भी करें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो x कंपोनेंट ऑफ a होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू a, x कंपोनेंट ऑफ b होगा लेस देन इक्वल टू b, x कंपोनेंट ऑफ c होगा लेस देन इक्वल टू c। ऐसा, तो जब मैं सबको ऐड करूंगा व्हाट डू यू गेट, यही पूछा ना, सारे x कंपोनेंट्स को ऐड करोगे। और भी होते तो और भी ऐड कर सकते थे, लेस देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन। मतलब x कंपोनेंट्स को जब ऐड करोगे दैट इज ईदर लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर्स, इक्वल टू पॉसिबल है, मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, स्मॉलर भी चलेगा, मे बी ग्रेटर नहीं चलेगा, बड़ा नहीं हो सकता, मे बी इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, इक्वल टू, हाँ चलेगा, पॉसिबल है, पॉसिबल है, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। बढ़िया, और लास्ट पे आते हैं। सो this is the magnitude of two vectors, vector, sorry, the magnitude of the vector product of two vectors a and b may be। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, a क्रॉस b, और डॉट को बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा। अब मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूं ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, साइन थीटा 1 हो जाए तो ये इक्वल टू ए बी हो जाएगा, साइन थीटा हाफ हो जाए तो इक्वल टू ए बी बाई 2 हो जाएगा। मैं कह सकता हूं ये ए बी से या तो छोटा होगा या ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो इतने से ही हमें आंसर यहां पे मिल जाएगा। इज ग्रेटर देन ए बी, ए बी से क्या है, ए क्रॉस बी बड़ा हो सकता है, नहीं ग्रेटर तो नहीं हो सकता। इक्वल टू ए बी, इक्वल टू ए बी में बिल्कुल थोड़ी सी पॉसिबिलिटी मे बी पूछा है, मे बी इक्वल हो सकता है कि ए बी के, हाँ अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर होगा। लेस देन ए बी, हाँ या तो लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है जो हमने देखा। और इक्वल टू जीरो, हाँ इक्वल टू जीरो भी ये हो सकता है, क्योंकि अगर हमने देखा कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में तो दोनों में क्रॉस करेंगे तो क्या मतलब जो एंगल है दोनों के बीच का, द एंगल बिटवीन देम इफ इट इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों एंगल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर हमने वेक्टर्स को क्रॉस किया तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मतलब एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, एंगल आ गया 180, तो वहां पर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 भी क्या पॉसिबल है, लग तो रहा है, मतलब इसके आंसर्स बी सी और डी होने चाहिए। ऑलराइट,
ठीक है, तो ये तो शुरुआत के चैप्टर्स थे। आई विल बी कमिंग अप विद द फर्दर चैप्टर्स एज वेल। जो आगे के चैप्टर्स है उसमें एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होती है, तो शायद मुझे भी थोड़ा बनाने में वीडियो मजा आएगा, आपको सीखने में और देखने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लर्न क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एंड नेक्स्ट वीडियो जो अपना होगा दैट इज फॉर काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।